नमस्कार, मैं ऋतिक बालियान। मैं एक शोध का छात्र हूँ और मैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र की गन्ना बेल्ट से आता हूँ, जिसमें 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। क्योंकि यह क्षेत्र भारत की चीनी उत्पादन में लगभग 17 से 18% अपना योगदान देता है। यह क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने जन्म लिया, जहां हमारे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने जन्म लिया, जिन्होंने उस समय में इस क्षेत्र को भारत की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण बनाया। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, क्या यह क्षेत्र आज भी भारत की राजनीति में उतना ही महत्वपूर्ण है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं श्री के पी मलिक जी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और अभी दैनिक भास्कर में राजनीतिक संपादक हैं। सर का पिछले 3.5 दशकों का इस क्षेत्र में अनुभव रहा है। पिछले 3.5 दशकों से वे विभिन्न मीडिया चैनलों के साथ जुड़े रहे हैं। और सबसे खास बात यह है, आज केपी मलिक जी ही हमारे साथ क्यों हैं, क्योंकि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गन्ना बेल्ट के शामली जिले से ही आते हैं और वो इस क्षेत्र की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसलिए आज अब हम इस पे विस्तार से बात करेंगे। सर, मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूं कि जैसे कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब गन्ना बेल्ट की बात करते हैं तो गन्ना बेल्ट को लेकर सब लोगों की अलग अलग राय है, क्योंकि एक प्रॉपरली डिमार्केटेड एरिया नहीं है। जैसे अगर हम प्रोफेसर संजय कुमार के बारे में बात करें, जो लोक नीति CHDS के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि गन्ना बेल्ट में लगभग 8 से 10 जिले आते हैं। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि असल में गन्ना बेल्ट आपके अनुसार क्या है, इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हम मान सकते हैं लगभग? देखिए, मैं तो पूरा जो वेस्टर्न यूपी है, अगर आप मथुरा तक भी चले जाएं, थोड़ी कम मात्रा में होता है लेकिन गन्ना होता है। और बहुतायत की बात अगर आप करते हैं तो उसमें मुजफ्फरनगर नंबर 1 पे है, मेरठ है, सहारनपुर है, बिजनौर है, शामली है, बागपत है। ये पूरी बेल्ट है। गाजियाबाद में भी अब तो शहरीकरण हो गया, नहीं तो यहाँ पे भी गन्ना होता था। कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। और अब तो हमारी देखा देखी उत्तराखंड में भी कुछ जगहों पे गन्ना उगाया जाता है, हरियाणा में भी उगाते हैं, पंजाब में भी है। लेकिन इसको चीनी का कटोरा या गन्ने का एरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि शामली में अंग्रेजों ने भी ये देखा था कि ये गन्ने के लिहाज से बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पे गन्ना होता है। 1933 में उन्होंने सबसे पहली चीनी मिल शामली में लगाई थी। और शामली में लगाने के बाद में कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर में दूसरी मिल लगाई थी, क्योंकि जो मुजफ्फरनगर जिला था ये गन्ना सबसे ज्यादा यही होता था। हालांकि अगर मैं अपने बचपन की बात करूं, उस टाइम पे बहुत कम जमीन में हम लोग गेहूं भी लगाते थे और बाकी जो फसलें हैं किसान के लिए दूसरी, चाहे वो दलहन की फसलें हों, चाहे वो तिलहन की फसलें हों, चाहे पटसन वगैरह हों, क्योंकि पहले किसान सारी चीजें गांव में ही उपलब्ध कर लेता था एक दूसरे को, तो वो चीजें भी होती थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि किसान भी मेहनत नहीं करना चाहता और उसको भी इजी फसलें चाहिए, तो गन्ना एक थोड़ा रो क्रॉप की तरह माना जाता है कि वो बुरे से बुरे हालात में, बुरे से बुरे मौसम में पानी थोड़ा आगे पीछे भी हो जाए तो उसमें भी सरवाइव कर जाता है। इसलिए गन्ने की फसल का जो क्षेत्र था वो बढ़ता चला गया और बाकी फसलों को धीरे धीरे लोगों ने नकार दिया। आज मैं जो आकलन करता हूँ या विश्लेषण करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि किसी भी किसान की 80% जमीन में तो गन्ना लगा हुआ है, बाकी में थोड़ा बहुत वो धान लगा लेता है, कुछ गेहूं लगा लेता है और या अपने पशुओं के लिए हरा चारा लगा लेता है। इसके अलावा मुझे कोई और फसल दिखाई देती नहीं है। जिनका गन्ने का कोटा नहीं है या जिनका सट्टा बाजार में, उसमें सट्टा मिल में कम है, गन्ना पूरा नहीं उनका जाने का है, तो वो कई सारे लोग पेड़ वगैरह लगा लेते हैं, जैसे आजकल कुछ लोग पॉपुलर वगैरह भी लगा रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि गन्ने का इजी पेमेंट है। 2 साल के बाद भी गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी किसान उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसान की मानसिकता कुछ उस प्रकार की है कि पैसा सुरक्षित है, अगर अभी नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, 2 साल बाद मिल जाएगा। बाकी फसलों में
उसको इतना सुरक्षित महसूस नहीं होता है। जी। इसका एक कारण मैं और मानता हूँ, इसको नए उससे जोड़ के चले, जिस प्रकार से अभी सरकार 3 कृषि बिल लेके आई थी और उसमें कह रही थी कि हम जो है उस तरह का चाहते हैं कि फसलों की गारंटी मिले, गांव से लोग आके करें, कोऑपरेटिव कर ले और उसमें एक एग्रीमेंट हो जाए किसान के साथ। तो हमारे साथ तो पहले से ही एग्रीमेंट है, हमारे साथ शुगर मिल का एग्रीमेंट है। शुगर मिल हमारा गन्ना लेती है, हमने गन्ना डाला और हमारा पेमेंट तैयार है। हालांकि कानून भी ये है, कोर्ट ने भी कहा है 14 दिन में देंगे। 60-गांठ सरकार की शुगर मिलों की रहती है और उसमें कहीं ना कहीं किसान को सरवाइव करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे गन्ने की फसलों में बढ़ोतरी होती जा रही है और गन्ने के अलावा दूसरी फसल में इंटरेस्ट किसान कम ले रहे हैं। जो पुराने किसान हैं, जो आपके जैसे आधुनिक किसान हैं, नए लड़के आए हैं, वो नई फसलों में तलाश रहे हैं। और आज जिस प्रकार से पेस्टिसाइड, केमिकल और फर्टिलाइजर का यूज हो रहा है, कहीं ना कहीं उससे बचने के लिए नए शोध हो रहे हैं और नई फसलों की तरफ, नए तिलहन दलहन की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं, मुझे ये लगता है। सर, मैं जैसे आपने बताया गन्ने के बारे में बताया कि इस क्षेत्र में इतने भारी मात्रा में होता है। अगर हम बोले कि अगर यूपी के मुझे लगता है 1/3 या उससे भी ज्यादा शुगर मिल इसी क्षेत्र में होंगे, तो सर गन्ना बेल्ट, अगर हम इकोनॉमी की हमने बात करी, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भारत की राजनीति में, जैसे अगर हम गन्ना बेल्ट बोले, तो इसका क्या योगदान है, किस तरह से मजबूत बनाता है, कैसे, मतलब मैं ये जानना चाहूँगा। देखिए, जैसे मैंने गन्ने की जिक्र किया, लगभग 100 से 125 शुगर मिलें उत्तर प्रदेश में, हम एक रफली आइडिया लगाते हैं। अधिकतर मिलें पश्चिम उत्तर प्रदेश में हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जैसा कि मैंने जिक्र किया आपको, 2 शुगर मिलें अंग्रेजों ने लगाई थी, उसके बाद फिर आज़ाद भारत में शुगर मिलें लगी। और फिर जब अजीत सिंह हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर बने थे, उन्होंने कुछ उसमें पहले जो क्राइटेरिया था उसमें कोई बदलाव किया। पहले 35 किलोमीटर का था, फिर इन्होंने वो दायरा कम कर दिया, उसको 15 किलोमीटर का कर दिया कि 15 किलोमीटर के बाद आप लगा सकते हैं। तो उसमें कई सारी प्राइवेट शुगर मिलें लगी, कोऑपरेटिव की तो नहीं लगी, तो एक आध लगी होंगी, लेकिन प्राइवेट शुगर मिलें बहुत सारी लगी उसमें। और उससे भी गन्ने की फसलों को बढ़ावा मिला, किसान और ज्यादा आकर्षित गन्ने की तरफ हुए। इसमें क्या, अगर आप देखेंगे गन्ने की इस क्रॉप की वजह से उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों से बहुत तेजी से आगे पश्चिम उत्तर प्रदेश बढ़ गया और पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो किसान था वो पूरे उत्तर प्रदेश के मुकाबले धनाढ्य माना जाता था। और अगर हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में की राजधानी में लखनऊ में बैठ के बात करें, तो लोग ये कहते थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे धनाढ्य क्षेत्र है। कोई भी अफसर, कोई भी नेता वहां जाना चाहता है, कोई भी अफसर वहां अपनी पोस्टिंग कराना चाहता है, क्योंकि वो धनाढ्य क्षेत्र है। अगर आज भी उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों को देखा जाए, आज भी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। हालांकि वो बात अब नहीं बची है, लेकिन वो हम अब दूसरी तरह से हम उसको कैसे कवर कर रहे हैं, क्योंकि चाहे मेरठ हो और चाहे दिल्ली एनसीआर का मामला हो, जिस प्रकार से बहुत ज्यादा विकास हुआ है दिल्ली के पास होने की वजह से, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आपका गाजियाबाद, मेरठ तक चले गए, इधर आप ग्रेटर नोएडा से आगे मथुरा तक चले जाएं, जिस तरह से हाईवे बन रहे हैं, तो उससे कहीं आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में आज भी उसका मुकाबला उनके पास नहीं है। तो मैं देखता हूं कि आर्थिक तौर पे भी पूरे उत्तर प्रदेश में आज भी पश्चिम उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। और फसलों में थोड़ा सा अब बदलाव लोग उस तरीके से कर रहे हैं कि अगर गन्ना भी आप उगाते हैं तो हम ऑर्गेनिक में जाएं और गन्ने की दूसरी चीजें भी हम करें, क्योंकि शुगर मिल कई सारे उत्पाद बनाता है। मेरी नॉलेज जो है कम से कम 2.5 दर्जन के लगभग प्रोडक्ट बनाता है शुगर। बिल्कुल। और वो उसका फायदा उठाता है। तो आज जो युवा किसान है या युवा किसान के बच्चे हैं, वो अब गन्ने का प्रयोग दूसरे तरीके से कर रहे हैं। वो उसमें गुड़ की वैरायटी लेके आ रहे हैं कि प्योर गुड़ हम किस प्रकार से बनाएं, उसमें हमारी एक शक्कर होती है, तो उस जैगरी को किस तरह से करें। और आज जो है डिमांड उस चीज की बहुत बढ़ गई है। और आज जिस प्रकार से इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, उसमें बेचना भी इजी हो गया है, तो उस तरफ भी काफी बच्चे आकर्षित हो रहे हैं।
तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को इस चीज़ का भी फायदा मिलेगा। हम लोगों ने अभी देखा था एक जो पिछले कृषि राज्य मंत्री थे संजीव बालियान, उन्होंने एक अपना कृषि मेला वहाँ पे मुजफ्फरनगर में लगाया था। तो मुजफ्फरनगर में बहुत सारी वैरायटी हमने देखी थी कि गन्ने के उत्पाद की थी, और गन्ने के उत्पाद से अगर ढंग से शोध किया जाए तो आज भी किसान आत्मनिर्भर हो सकता है, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ कि अगर हम चौधरी चरण सिंह के विचारों को पढ़ें और उनकी रणनीति को पढ़ें तो और उनकी आर्थिक नीति को पढ़ें तो उनका कहना ये था कि गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उसको सुरक्षित करने के लिए आपको ग्रामीण क्षेत्र के जो कारीगर हैं, जो लोग हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं, उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। क्योंकि हाँ, जो लघु उद्योग जिसको हम बोलते हैं, मतलब महात्मा गांधी जी जो हमारे बोलते थे, महात्मा गांधी जी ने शुरुआत की थी वो कहते थे, और छोटूराम और चरण सिंह ने उसको अमल में लाने की कोशिश की थी। और हमें याद है तब तो हम छोटे थे, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री चौधरी साहब बने थे तो उन्होंने इस चीज को शुरू किया था, हमें चीजें देखने को भी मिली थी। और उसी का नतीजा था कि आपने देखा कि मोदी पुरम और मोदी नगर जो थे, शुगर मिल के अलावा उनकी बहुत सारी छोटी बड़ी इंडस्ट्री वहाँ पे लगी थी। और गांव गांव में चाहे वो जुलाए हो, चाहे वो दूसरे छोटे मोटे काम करने वाले लोग हो, बहुत सारे काम गांव में होने लगे थे। गांव धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने लगे थे, लेकिन फिर सरकार बदली, फिर दूसरी नीतियां आई और धीरे धीरे फिर वो फाइलें बंद हो गई। और आज हम उसका असर देख रहे हैं कि लोग गांव छोड़ के शहर की तरफ भाग रहे हैं। और ताजा उदाहरण तो और भी खतरनाक है कि आज जो किसान है गांव का, उसको वो खेती घाटे का सौदा दिखती है और वो उसको बेच के शहरों में प्लॉट ले रहा है। और जो शहर में धनाढ्य लोग हैं, शहर में संपन्न लोग हैं, वो वहाँ गांव में जमीनें खरीद रहे हैं अपने फार्म हाउस बनाने के लिए, अपना निवेश बढ़ाने के लिए। तो ये जो चक्र चलता रहता है, इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। और हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे किसान नेता हो, चाहे मंत्री हो, उनको भी इस ओर ध्यान देके इस चीज को रोकना चाहिए। और चौधरी चरण सिंह की जो आत्मनिर्भर होने की नीति थी, उस पर मुझे लगता है अमल करना चाहिए। तो सर, जैसे आपने बताया चौधरी चरण सिंह जी का आपने जिक्र किया, तो चौधरी चरण सिंह जी ने 1960 में कांग्रेस से बाहर आकर के फिर बीकेडी भारतीय क्रांति दल बनाया, फिर वो बीएलडी बनी, आरएलडी फिर बाद में बनी। तो उस समय में चौधरी चरण सिंह जी ने इस क्षेत्र के वेस्टर्न यूपी के अगर हम बोले तो किसानों को एक मजबूत मिडिल क्लास जो फार्मर्स थे उनको मजबूत स्थिति में वो लेकर आए। और अगर हम बोले 1977 में फिर जनता पार्टी की सरकार में एक चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी ने एक अहम रोल निभाया। तो सर, जिस समय उस समय में मुझे लगता है जितना वेस्टर्न यूपी या बोले हम एग्रेरियन पॉलिटिक्स उतना महत्व रखती थी, वेस्टर्न यूपी का इंडियन पॉलिटिक्स में उतना इन्फ्लुएंस रखता था, तो क्या आज वर्तमान समय में भी वेस्टर्न यूपी, या अगर बोले हम शुगर केन बेल्ट अपने 10-12 जिलों की अगर इनकी बात करें, क्या आज भी उतना इन्फ्लुएंस है भारत की राजनीति में, उतना ही महत्वपूर्ण है या भी कम महत्वपूर्ण है? नहीं, अभी तो महत्वपूर्ण है ही नहीं। अच्छा, चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे जी, आज कोई किसानों का नेता नहीं है जी। वो एक समाज का, एक जाति का, एक वर्ग का नेता है जी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ये रणनीति रही है जी। कि लोगों को वर्गों में, जातियों में बांटा जाए ताकि उनको कंट्रोल करना आसान रहे। आज दुर्भाग्य आप लोगों का देखिए कि जो किसान जाति थी, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, चाहे उस समय के तमाम नेता हो, वो किसान नेता के रूप में जाने जाते थे। चौधरी चरण सिंह को कभी नहीं कहा गया कि जाटों के नेता हैं। बिल्कुल। चाहे वो देवीलाल हो, चाहे वो दूसरे लोग हो, उनको किसानों के नेता बताया गया। आज उनको जाट नेता बताया जा रहा है, कोई ठाकुर नेता बन गए। तो आज उसकी परिणति ये देख रहे हैं आप कि क्या चौधरी चरण सिंह के साथ मुसलमान नहीं रहे, क्या चौधरी चरण सिंह के साथ दलित और पिछड़े वर्ग के लोग नहीं रहे, वो कैसे थे? तो आज जिस प्रकार से राजनीति में ये गिरावट आई है, अब वो मुझे नहीं लगता कि आज जो आपने सवाल पूछा है कि लोग वो चीज को दोबारा देखेंगे या आज के हालात में फिट बैठेंगे। चौधरी चरण सिंह कोई नहीं बन सकता।
जी। आज उसका नतीजा ये है कि वेस्टर्न यूपी में अगर आप देखते हैं, जी जहाँ कावड़ आ रही है, जी आपने वर्गों में उनको बांट दिया है। जी अब आज ये देखिए कि जो तोड़फोड़ हो रही है गाड़ियों की, जी जो लोग ले कावड़ लेके आ रहे हैं, उनकी आस्था है, ठीक है, बहुत जी। अच्छी बात है। जी लेकिन कुछ लोग जो कर रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हो, तो मुसलमान है नहीं, जी जिनकी गाड़ियां भी तोड़ रहे हैं, हाँ, जी। कावड़िए, वो भी मुसलमान नहीं है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हुड़दंगीपन है ये। जी, तो बिल्कुल। ये जो हुड़दंगीपन है, ये चौधरी चरण सिंह के टाइम पे नहीं था। जी आज ये बदलाव मैं देखता हूँ कि ये हुड़दंगपन राजनीति में बढ़ गया है और इसका नुकसान समाज में बहुत ज़्यादा हो रहा है और मुझे लगता है आने वाले समय में और ज़्यादा होगा, जी क्योंकि जो वर्ग बटे हैं उनको और वर्गीकरण उनका होगा। जी हिंदू अलग अलग जातियों में बट के राजनीति कर रहा है। जी। राजभर जी कह रहे हैं हम जो है मल्लाहों के नेता हैं, जी। निषाद कह रहे हैं हम फलाने के नेता हैं, जी। वो यहाँ पे जयंत चौधरी कह रहे हैं हम जाटों के नेता हैं, जी। अखिलेश कह रहे हैं हम यादवों के नेता हैं। जी। तो अलग अलग जातियों के नेता अगर बनेंगे तो भारत की राजनीति कैसे चलेगी, जी क्या इसमें सुधार हो पाएगा? जी। मुझे तो असंभव लग रहा है। और दूसरी चीज ये है कि आज इसकी कोई कोशिश भी नहीं कर रहा है कि वापस आप जो है किसानों के नेता बने या किसी एक ऐसे वर्ग के नेता बने। अरे भाई, इंडस्ट्री के नेता बने, ये उद्योगपतियों के नेता हैं, ये व्यापारियों की आवाज उठाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं। आज हम कितने ही पढ़ लिख लें, हम जाति पाति की बात करते हैं आज भी, चाहे हम हार्डवर्ड पढ़ के आ जाएं और चाहे हम गांव के स्कूल में पढ़ के आए, जातिवाद दोनों तरफ है। वही काम लालू का लड़का कर रहा है और वही राहुल गांधी कर रहा है। दोनों की पढ़ाई अलग अलग काम हुई है, दोनों एक मंच पर बिहार में घूम रहे हैं। तो यही राजनीति है। तो फिर आपकी पढ़ाई लिखाई बाकी चीज का मतलब क्या है? जी। तो सर, जैसे आपने कास्ट और रिलीजन पॉलिटिक्स के बारे में, तो क्या वेस्टर्न यूपी में कास्ट एंड रिलीजन अभी एक अहम रोल बनाता है, या अगर हम कुछ बोले तो अगर पार्टी या इस रीजन को उस तरह से एक लैब टेस्ट की तरह भी यूज करती हैं या कर सकती हैं? जैसे 2013 का इंसिडेंट हुआ, अगर उसे हम बोले तो मुझे लगता है कम्युनल राइट्स जो मुजफ्फरनगर जिले में हुए, तो क्या उसकी वजह से जो 2014 का लोकसभा इलेक्शन था, तो मुजफ्फरनगर या फिर वेस्टर्न यूपी उस तरह से एक नेशनल नैरेटिव या एक सेट करने में पूरा उसने नेशनल लेवल पे उस तरह से नैरेटिव सेट किया और 14 का इलेक्शन निकला है अभी वर्तमान स्थिति में, तो कास्ट एंड रिलीजन का क्या? उस पर मैंने बहुत अच्छा विश्लेषण किया था जी। और मैंने कई लेख भी लिखे हैं उस पर। जी मुजफ्फरनगर का 2013 का जो दंगा है, जी इसको समझने के लिए हमें जी थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। जी 91 के आसपास चलना पड़ेगा, जब मंदिर बाबरी मस्जिद टूटी और वो विवाद शुरू हुआ। उसके बाद मुलायम सिंह की सरकार थी, जी उसके बाद फिर मुलायम सिंह दोबारा मुख्यमंत्री बने। जी तो मुलायम सिंह को समझ में आ गया कि मुझे राजनीति करने के लिए वर्गीकरण करना पड़ेगा। जी खासकर उन्होंने मुसलमानों को तवज्जो देनी शुरू की। जी और भारतीय जनता पार्टी हार्डकोर हिंदुत्ववादी पार्टी थी, उसका फायदा कहीं ना कहीं मुलायम सिंह को मिला। जी और मुलायम सिंह ने मुसलमानों को, मुस्लिम को वोट के लिए बढ़ावा देना शुरू किया। जी उसके बाद मुलायम सिंह की सरकार चली गई और मायावती की सरकार आई। जी मायावती की सरकार आई तो मायावती ने उस फॉर्मूले को बरकरार रखा। जी मुस्लिम नेताओं को अपने साथ लेके चली और मुस्लिमों को बढ़ावा दिया। मुस्लिम प्लस दलित होने के साथ वो भी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद फिर दोबारा अखिलेश यादव की सरकार आई, उसमें भी उन्होंने मुस्लिम को बढ़ावा देने की पूरी जो प्रक्रिया चल रही थी उसको बढ़ाए रखा। और अखिलेश की सरकार के दौरान ही आपने देखा कि 2013 का जो दंगा हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने मुस्लिमों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था और बाकी समाज बैकफुट पे थे। जो हमारे समाज के लोग थे, तत्कालीन जो नेता थे, जिनकी जिम्मेदारी थी, जिसमें मैं अजीत सिंह को मानता हूँ, अजीत सिंह ने कभी इस तरह की जातिवाद की या उस तरह की राजनीति नहीं की। या तो अजीत सिंह भी बात करते जाटवाद की, जाटों का और मुसलमानों का झगड़ा जो हुआ था, अगर अजीत सिंह पार्टी बनते जाटों की तो क्या या तो वो मामला सुलझ जाता और या जाटों के एक छत्र जो है नेता अजीत सिंह भी बन जाते। और वो तो बात भी कर रहे थे, उन्होंने तो उस टाइम जाट आरक्षण की बात भी की थी और पार्लियामेंट में उन्होंने जाट आरक्षण कराया भी था, हालांकि वो बात में नहीं रहा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो 2013 का मामला हुआ है, इसमें जो केंद्र की भाजपा सरकार बनी है, मैं बहुत महत्वपूर्ण
इस मामले को मानता हूँ, मुजफ्फरनगर के दंगे को जी। भाजपा की सरकार बनाने में जी। उच्च कोटि का सहयोग मुजफ्फरनगर के दंगे ने दिया था। जी। और बाद में 2017 में जो उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार बनी जी। है उसमें भी महत्वपूर्ण स्थान है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का, क्योंकि इतनी कड़वाहट फैल गई थी। अगर हम देखें, जी। हम वहीं पले बड़े हैं, हम उसी क्षेत्र में रहते हैं, जी। हमने वहाँ कट्टरवाद मुसलमानों में नहीं देखा। और हमारा मानना ये है कि वो जो जितने वहाँ पे मुसलमान हैं 99% मुसलमान सब कन्वर्ट हुए हैं, जी। तो उनमें वो कट्टरवाद हमने कभी नहीं देखा। हमारा बचपन वहाँ बीता। लेकिन इस दौरान जब मैं मुलायम सिंह और मायावती की बात करता हूँ तब उधर टोपी और दाढ़ी बनने लगी, पजामा ऊंचा होने लगा। जी। तो आप एक धर्म को बढ़ावे की तरफ जाने लगे और आप कट्टरवाद की तरफ जाने लगे, और इधर उस कमी को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। गांव गांव में जो है कीर्तन भजन शुरू हो गए और यहाँ लोग तिलक लगा के आना जाना शुरू कर दिया लोगों ने, और नेतागिरी जय श्री राम वाली चल गई। तो दो धड़े बढ़ गए और बाकी लोग बैकफुट पे चले गए, अजीत सिंह जैसे लोग। इसीलिए चाहे आप बिहार की लालू यादव की बात करें और चाहे उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह हो, चाहे दूसरे तमाम नेता हो, और चाहे हरियाणा में देवीलाल की बात करें, ये सब बैकफुट पे जाने का यही कारण है कि जातिवाद में और हिंदुत्ववाद में और मुस्लिमवाद में जो राजनीति में ये पिछले दिनों बांटने का काम हुआ है, उससे सफलता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और अगर हम कांग्रेस का भी मोटे तौर पर देखें कि कांग्रेस में भी उस तरह की राजनीति नहीं होती थी उस हद तक कि वो जातिवाद में बांटने शुरू करे। पैतरेबाजी तो बहुत करती थी वो, ऐसा नहीं है कि उसने कोई कमी शाम दाम दंड भेद या पैतरेबाजी में छोड़ी है, लेकिन इस लेवल पर जाके उसने जातिवाद की राजनीति नहीं की जो भाजपा ने की है। भाजपा की रणनीति भी है, भाजपा हिंदुत्ववादी पार्टी है, भाजपा का सपना है हिंदू राष्ट्र बनाना, तो वो हिंदुओं को आगे करके अपना साधती रहती है और उसमें वो आज भी सफल है। तो मतलब सर, जैसे कई स्कॉलर्स प्रोफेसर्स बोलते हैं कि लखनऊ की रोड हम बोले तो वेस्टर्न यूपी से होके जाती है, और दिल्ली की अगर दिल्ली में सरकार बनानी है तो उसकी रोड लखनऊ से होके जाती है। तो मतलब हम क्या इस बात को मान सकते हैं, अगर कोई भी इवेंट जैसा हमने क्रिमिनल राइट्स की बात करी या उसके अलावा और कुछ भी इस तरह का होता है, तो वेस्टर्न यूपी में उस तरह की कैपेसिटी है, इस बेल्ट में उस रीजन में इस तरह की कैपेसिटी है कि ये बियॉन्ड दिस रीजन इंडियन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है इन कंपैरिजन टू अदर रीजन? नहीं, देखिए उतनी ताकत उस तरह से खाली वेस्टर्न यूपी में हो और वो सारे मामले को बदलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये बताया कि वो जो चीजें थी उसमें 2013 के दंगे को अगर कंट्रोल कर लिया जाता तब भी भारतीय जनता पार्टी को इतनी सफलता नहीं मिलती। भारतीय जनता पार्टी को एक माहौल बनाने में उसका लाभ मिला है। कोई ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न यूपी में मुजफ्फरनगर में दंगा हो गया और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा। ऐसे दंगे तो बहुत जगह हुए, उससे बड़ा दंगा तो गुजरात में हुआ था। तो लेकिन एक परसेप्शन बना और वो एक समय था, और ये ऐसी जगह पे था कि जाटों की लड़कियों को छेड़ दिया मुसलमानों ने, इनकी औकात इतनी हो गई। उस तरह की वो चीज थी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बुनाया, और जो इस चीज को कंट्रोल कर सकते थे, मैंने कहा कि अजीत सिंह इसको कंट्रोल कर सकते थे। अजीत सिंह को भी मिसगाइड किया गया, मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। अजीत सिंह सिविल एविएशन मिनिस्टर थे और मैंने उनको ये कहा कि ये मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है, आपको स्पोर्ट पे जाना चाहिए। अजीत सिंह कभी स्पोर्ट पे नहीं गए, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। हमने ये कहा कि अजीत सिंह जी को वहाँ पे जाना चाहिए स्पोर्ट पे, जो तो उनके दूसरे भी समाज के उनके सलाहकार थे, तो उन्होंने कहा नहीं मुस्लिम नाराज हो जाएंगे। हमने कहा तो मुस्लिम नाराज हो जाएंगे तो जाट नाराज हो जाएंगे, तो आप ना जाट के यहाँ जाइए ना मुस्लिम के यहाँ जाइए, आप स्पोर्ट पे बैठ जाइए जाके, और आप प्रशासन पे दबाव बनाइए कि जब तक ये मामला शांत नहीं होता मैं यहीं बैठता हूँ, भले ही आपको कैबिनेट मिनिस्टर से इस्तीफा देना पड़े। चुनाव आ रहा है अभी 14 में, तो उसका फायदा भी आपको सियासी तौर पर फायदा मिलेगा। तो अजीत सिंह ने वो बात कहीं ना कहीं, जो दूसरे लोग थे वो हावी हुए उन पे, और अजीत सिंह को उन्होंने जाने नहीं दिया। मैं जयंत चौधरी वहाँ गए, और उसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी
और समाजवादी पार्टी को मिला, उन्होंने अपने अपने मजबूत नेता वहाँ खड़े कर दिए। जो कभी अजीत सिंह के रहमो करम पे सांसद या विधायक बनते थे, अमीर आलम जैसे, कादिर राणा जैसे लोग, वो बड़े नेता बन गए मुसलमानों के। और इधर जो दूसरे भारतीय जनता पार्टी के जो कभी नेता थे ही नहीं, संजीव बालियान जैसे, सुरेश राणा जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता पैदा हो गए। और यहाँ पे इन नेताओं के पैदा होने से अंत हो गया या सूर्य अस्त हो गया राष्ट्रीय लोकदल का और अजीत सिंह का। और ये दिन देखना पड़ा कि अजीत सिंह लोकसभा में 0 और विधानसभा में 0। एक बड़ी मुश्किल से छपरूली से जीता था, वही भाजपा में चला गया। ये स्थिति भी अजीत सिंह की हुई और बाद में रियलाइज भी उन्होंने किया और चाय पे कहा भी मुझे उन्होंने कि तू बिल्कुल सही कहता था, लेकिन जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या हो। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि आपने जो सवाल पूछा है कि क्या उत्तर प्रदेश का, पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसा हिस्सा है कि वो पूरे देश में या प्रदेश में ऐसा परसेप्शन बना दे या ऐसा कोई चीज कर दे राजनीति में, वो नहीं है। लेकिन वो समय ऐसा था, उसके 1 साल के बाद चुनाव था और ये ऐसा गंभीर मुद्दा है कि उसको कुछ लोगों ने क्या किया, संगीत सोम जैसे लोगों ने फर्जी सीढ़ी चलाई, हवा बना दी और लोगों में आग लगा दी। अब आज भी अगर आप उस चीज को हवा देंगे तो राजनीति में तो ये पैतरेबाजी सब चलती है और उसका नुकसान एक जो सामान्य पॉलिटिक्स करते थे, अच्छी पॉलिटिक्स करते थे, उन लोगों को नुकसान हुआ और वो इस लाइन से बाहर ही हो गए। आज तक भी आरएलडी संभला नहीं है। आरएलडी इसी उसको आना पड़ा इस दायरे में, समाजवादी पार्टी के साथ जाके ही वो अपने 9 विधायक ला पाए। आज वो भारतीय जनता पार्टी में है और उस टाइम ना भारतीय जनता पार्टी में जा रहे थे और ना आप कांग्रेस में जा रहे थे, अब आप दोनों में जा रहे हैं। मैंने 2012 के दिसंबर में जब चौधरी अजीत सिंह केंद्रीय मंत्री बने कांग्रेस में, तब अजीत सिंह को भी कहा था कि आप 7 साल से हारी हुई बीजेपी के साथ हैं, अब आप अंत में कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। तो अजीत सिंह ने कहा था कि कांग्रेस मुझे जाट आरक्षण दे रही है, हरित प्रदेश बनाने की बात कर रही है, मुझे मंत्री भी बना रही है, अगर मैं मंत्री नहीं भी बनूं तो ये 2 बड़े काम कर रही है, इससे आप सहमत हैं कि नहीं? तो बहुत अच्छी बात है, अगर आगे भी चले जाएंगे। तो उसके बाद जो है वो भाजपा लेना चाह रही थी, उसके इलेक्शन के बाद भी चाह रही थी भाजपा, उनको 14 में भी चाह रही थी, 17 में भी चाह रही थी, 19 में भी चाह रही थी, 22 में भी चाह रही थी। जयंत चौधरी ने कहा हम नहीं जाएंगे, बाद में गए। तो सही समय पर सही फैसला ना लेना भी, इस तरह के दलों का समाप्त हो जाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, खराब भी है हमारे लिए। अगर वर्चस्व भाजपा और कांग्रेस का ही हो जाएगा और छोटे दल तमाम समाप्त हो जाएंगे, फिर ये अपनी हायरार्की चलाएंगे, तो ये भी नहीं होना चाहिए। किसी भी सरकार के खिलाफ एक अच्छा विपक्ष भी तो होना चाहिए ना, और विपक्ष खाली कांग्रेस रहे वो जरूरी नहीं है, छोटी पार्टियां भी होना जरूरी है, ये मेरा मत है। तो सर जैसे आपने अभी आरएलडी की बात की कि विभिन्न दलों के साथ, नेशनल पार्टीज के साथ अलायंस बनाया, तो सर जैसे 24 के इलेक्शन के पहले आरएलडी का बीजेपी के साथ अलायंस हुआ, तो सर हम क्या मान सकते हैं जो रीजनल पार्टीज या छोटी पार्टीज किसी रीजन जैसे वेस्टर्न यूपी के जो इश्यूज को रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे कि अगर आरएलडी, तो अगर कोई नेशनल पार्टी उसके साथ अलायंस बना रही है, अगर हम पास्ट में भी देखें जनता दल के टाइम से इतनी मैक्सिमम आई थिंक 5 MP आरएलडी के अभी तक रहे हैं, जब शायद यूपी की मतलब 4 में मैक्सिमम 5 MP रहे हैं। बट उसके बावजूद भी नेशनल पार्टी के साथ वो अलायंस बनाते हैं जो भी पावर में रहते हैं, और उन्हें एक बड़ा मंत्रालय दिया जाता है। जैसे अभी अगर हम देखें तो 2 लोकसभा सीट आरएलडी ने जीती और राज्यसभा से हमारे जो जयंत चौधरी जी हैं और उन्हें अभी मिनिस्ट्री मिली हुई है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर रीजनल पार्टीज के साथ नेशनल पार्टी अलायंस बना रही है, क्या ये भी रीजन की सिग्निफिकेंस को दिखाता है? नहीं, देखिए ये क्या होता है कि बड़ी पार्टियां कई बार किसी एक विशेष क्षेत्र में, आज जयंत चौधरी जो मंत्री बने हुए हैं वो किस लिहाज से बने हुए हैं? जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों में पैठ रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर हम जयंत चौधरी को अपने साथ लेते हैं तो 90% जाट हमारे साथ आ जाएगा, 10% इधर उधर जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ लगभग 50% जाट पहले चला गया था, जो हिंदू बन गया था। 40% के लगभग जयंत चौधरी के साथ था।
और समाजवादी का, मुस्लिम का और बाकी लोगों का वोट लेके उनको सफलता मिल गई थी। ये जो समझौता हुआ था, इसमें ये हुआ कि संजीव बालियान ये चाहते थे कि हमसे जो जाट अलग जा रहा है आरएलडी में, अगर हम जयंत चौधरी को साथ लेते हैं तो 40% वोट भी हमें मिल जाएगा जाटों का, तो इससे एक माहौल बन जाएगा और शायद मेरी मुजफ्फरनगर की सीट भी निकल जाएगी। लेकिन जयंत चौधरी का रुतबा तो जाट के हिसाब से आया, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ इलेक्शन में। लेकिन जयंत चौधरी को तो फायदा मिल गया। अब आज सत्यपाल सिंह भी बाहर है भाजपा के, और संजीव बालियान भी बाहर है, और जिसका विरोध कर रहे थे, जिसको चुनाव हराया था, वो आज मंत्री बन के बैठा है। तो ये तो सत्ता का खेल है। दूसरा क्या है, यहाँ पे आपके सवाल में से जो निकल के आता है, जो किसानों की राजनीति करती थी, गन्ना किसानों की लड़ाई एक सियासी दल लड़ता था, वो खाली जाटों का एक प्रतिनिधि बन के आज सत्ता में बैठा हुआ है। तो वो आपका कोई बहुत बड़ा आपने कुछ कर लिया हो, तीर मार लिया, वो नहीं है। आप सिकुड़ गए हैं और आने वाले समय में आप समाप्त हो जाएंगे उसी हिसाब से, और खाली जाटों के नेता आप रह जाएंगे। अगर आप जाटों के नेता रह जाएंगे तो बाकी जो जाटों के नेता हरिंदर मलिक है, संजीव बालियान है, बाकी लोग हैं, वो क्या करेंगे? वो भी आपको समाप्त करने पे लगेंगे। तो यहाँ मंत्री तो आप बन गए हैं, लेकिन आपका फैलाव कितना हो रहा है, आप पार्टी को कितना बढ़ा रहे हैं, ये जरूरी है। बड़े सियासी दल की सरकार में आपका मंत्री बनना को खराब नहीं मानता हूँ। भाई अजीत सिंह हमेशा कहते थे कि मैं अपने बलबूते पर ना प्रधानमंत्री बन सकता, ना मुख्यमंत्री बन सकता, तो मुझे तो किसी से के साथ सहयोगी दल बन के ही रहना पड़ेगा। पासवान की भी ये रणनीति थी, और ये नेताओं ने अपने क्षेत्र में काम भी किए। अजीत सिंह ने कांग्रेस के साथ मिलकर ही तो हमारे शुगर मिल लगाए, या जो भी काम किए इसके साथ ही। तो पासवान रेल मंत्री बने, और अगर उन्होंने बिहार में रेल के लिए काम किया तो वो किसी दूसरी सरकार में जाके तो किया, अपने आप तो नहीं कर सकते थे वो। तो बुरी बात वो नहीं है कि आप किसी सत्ताधारी दल के साथ जाके काम भी तो करें। अब आप जिस गन्ना किसान की लड़ाई लड़ते थे, क्या आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि सत्ता में बैठ के आप वो लड़ाई लड़ पा रहे हैं? अगर आप सत्ता में बैठ के वो लड़ाई लड़ पा रहे हैं तो मलिकपुर शुगर मिल का पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कुछ राजनीतिक मजबूरियां होती है, कुछ तमाम चीजें होती है। बाहर आके आप खूब बोल सकते हो, लेकिन जब अंदर आप बैठ जाते हो फिर नहीं बोल पाते। आजकल क्यों नहीं बयान आता जयंत चौधरी का, भाई गन्ना किसानों का पेमेंट होना चाहिए, 14 दिन का आदेश है, कोर्ट ने भी बोला हुआ है, क्योंकि आप तो खुद ही सरकार में बैठे हुए हैं। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि सत्ता के साथ जाए बिना तो गुजारा है ही नहीं, इसलिए तो राजनीति कर रहे हैं। भाई कई लोग मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाते कि आप तो पहले कह रहे थे कि सत्ता के साथ जाना चाहिए, सत्ता के साथ जाना चाहिए, सत्ता। अरे भैया, सत्ता के साथ काम कराने के लिए जाना चाहिए, वहां जाके बैठने के लिए जाने के लिए थोड़ी कह रहा था। वहां जाओ और अपने जो जिनके आप प्रतिनिधि बन के गए हो, किसानों के, उनके लिए कुछ करो। अब आज इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा किसान का कि नकली खाद मिल रहा है, नकली बीज मिल रहा है, नकली पेस्टिसाइड मिल रहा है, तो और क्या करे किसान? रेट आप बढ़ा नहीं रहे, एमएसपी उसको दे नहीं रहे, तो क्या क्या किया आपने किसान का? जो किसान के खिलाफ जो नीतियां चल रही हैं कि किसान औने पौने दाम पे अपनी जमीन बेचे और भागे वहां से, उसको रोकने के लिए आपने क्या रणनीति बनाई, क्या आपने एक स्ट्रेटजी बनाई, वो बताएं ना। तो सर, जैसे हम डिलेड पेमेंट पे हमने बात की कि 14 दिन का भी बना हुआ है, और उस हिसाब से मुझे लगता है कि इंटरेस्ट भी कभी नहीं मिलता है। मैक्सिमम मील 14 दिन के बाद, या कई मील 1 साल 2 साल बाद पेमेंट करते हैं। तो क्या अगर हम इस रीजन की पॉलिटिक्स को देखें तो डिलेड पेमेंट या बोले शुगरकेन पॉलिटिक्स ये ज्यादा इम्पैक्ट करती है, या कास्ट एंड रिलीजन पॉलिटिक्स वो ज्यादा इम्पैक्ट करती है? नहीं, कास्ट करती है। कास्ट एंड ये कोई इम्पैक्ट नहीं करती। अगर ये इम्पैक्ट करती तो वो नहीं होता है। वो जब इलेक्शन आता है तो कास्ट पॉलिटिक्स होती है, और वो खाली किसी हम जाट की बात करें उसी में होती है, ऐसा नहीं, सब में करती है। आपने देखा नहीं अभी किस प्रकार से ठाकुरवाद चला 2024 के चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ा। अगर आप किसी से पूछे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी में ठाकुर है, ठाकुर मुख्यमंत्री है, इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए, उसके बावजूद ठाकुर नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, क्यों?
तो इसलिए इसलिए क्या होता है कि किसी भी मुद्दे से बड़ा कास्ट पॉलिटिक्स यहाँ भारत में होती है। और आप कुछ भी करें चाहे ना करें, कोई भी नेता जो समझदार नेता होगा वो कोई विकास कार्य नहीं करेगा, वो सिर्फ पॉलिटिक्स करेगा अपनी कास्ट की और जीत के आता है। आज मुलायम सिंह यादव का परिवार या लालू यादव का परिवार कैसे इतने ज्यादा नंबर 1 की पार्टी आज भी बिहार में लालू यादव की है, तो कास्ट पॉलिटिक्स होती है। बट सर अगर हम देखें इस रीजन में, अगर फार्मर्स की अगर इकोनॉमिक बेस देखें तो गन्ने पे टिका हुआ है और उसी का अगर पेमेंट नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे क्या कारण हो सकते हैं कि किसान या पॉलिटिक्स फिर भी कास्ट के द्वारा ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है और एग्रीकल्चर पॉलिटिक्स उस तरह से शुगर केन पॉलिटिक्स नहीं इन्फ्लुएंस कर पा रही है? अशिक्षा, अशिक्षित लोग हैं, उनको जानकारी नहीं है, ये हकीकत है। आज मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग में बता रहा हूँ, जितनी जानकारी हमें आपको है या हम यहाँ बैठे हैं, हमें एक एक चीज की जानकारी, क्या गांव वाले व्यक्ति को जानकारी है? तो इसका उसी चीज का फायदा उठाते हैं। क्या जो कावड़ लेने जा रहे हैं, जितने ये नेता बैठे हैं पार्लियामेंट में, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनका एक बच्चे का बताएंगे आप कावड़ लेने जा रहे हो? फिर तो कावड़ लेने वही क्यों जा रहे हैं? जितने जितने बूथ कैप्चरिंग होती है, जितने बूथों पर लट बजते हैं, वो वहाँ पे क्या भाजपा के कितने लोग जाते हैं, उनके बच्चे कितने जाते हैं? तो आपको अशिक्षित रखना उनको और उनको दूसरे मामलों में उलझाए रखना, ये एक रणनीति है। उसी के तहत आप राजनीति करते हैं, चाहे वो कोई भी दल हो। यहाँ मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा, ये हर एक दल की बात है। कांग्रेस भी यही करती थी और भाजपा भी यही कर रही है। कल को कोई तीसरा दल आएगा, वो भी यही करेगा। आप जितने अशिक्षित रहेंगे, जितने आपकी जानकारी कम रहेगी, जितने आप भ्रमित रहेंगे, उतनी सरकार बढ़िया चलेगी। तो सर जैसे 2020-21 के फार्मर प्रोटेस्ट हुए, लगभग 1 साल से भी ज़्यादा चले, तो क्या उसके बाद थोड़ा चेंज हुआ? जैसे अगर हम बोल सकते हैं 2022 के जो विधानसभा के इलेक्शन हुए, उसमें आरएलडी की सीट बढ़ी, शामली की तीनों विधानसभा सीट आई, मुजफ्फरनगर में भी बढ़ोतरी हुई, 8 से 9 सीट आरएलडी ने जीती। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 2000, और इसमें अगर हम बोले तो डॉक्टर सत्येंद्र कुमार प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी लिखा है कि जो हमारा फार्मर मूवमेंट्स हुए उससे आरएलडी पे उस तरह का इम्पैक्ट पड़ा कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स थोड़ी चेंज हुई। तो आपके अनुसार क्या सर 2021 के बाद कुछ चेंज आया, बदलाव आया या नहीं आया? नहीं, देखिए उसको आपको बारीक कारण समझना पड़ेगा। अगर आप खाली वेस्टर्न यूपी की बात करते हैं, वेस्टर्न यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था आरएलडी का। किसान आंदोलन में इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से किसान नाराज था, खासकर वेस्टर्न यूपी का। लेकिन इतना भी नाराज नहीं था कि वो उसको वोट ही ना दे, जीते तो भाजपा के भी। तो उसमें क्या हुआ है कि अजीत सिंह ने जो सपोर्ट किया राकेश टिकैत को, उससे एक मैसेज गया आरएलडी के लिए, और बाकी समाजवादी पार्टी और जितने किसान संगठन है सारे कुछ मिलके ये 8-9 सीटें इनकी आई। अगर इनका गठबंधन नहीं होता समाजवादी पार्टी के साथ और ये इंडिविजुअल लड़ रहे होते, तो इनकी सीटें और कम हो जाती है। उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मैं नहीं समझता हूँ कि किसान आंदोलन का पड़ा है। इलेक्शन फिर भी कास्टिज्म पे हुआ है, क्योंकि जाटों के साथ आपको इसलिए दूसरे लोग जुड़े हैं कि उनकी कास्ट का कैंडिडेट था। आप अगर विश्लेषण करेंगे, जहाँ जहाँ आपने गुजर को टिकट दिया था, गुजर प्लस जाट प्लस समाजवादी का मुस्लिम, तो आप जीत गए। इसके अलावा जहाँ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना वहाँ आप नहीं जीत पाए। तो यहाँ कास्ट कॉम्बिनेशन पे आप जीतते हैं। यहाँ किसान के लिए कुछ हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर जैसे अगर हम देखें फार्मर प्रोटेस्ट की हमने बात की, तो इस रीजन में आज तक बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के टाइम में बोट क्लब वाला प्रोटेस्ट 1988 में हुआ और ये भी काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट था। तो क्या इस रीजन में, पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, इस रीजन में आज तक बड़े प्रोटेस्ट क्यों हुए और क्या उनकी इतनी कैपेसिटी है कि वो नेशनली, जैसे अभी 3 फार्म लॉ थे वो बैकफुट पे आना पड़ा सरकार को, वो वापस लेने पड़े, तो क्या इस रीजन में या फार्मर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें उतनी कैपेसिटी है कि वो नेशनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकें? और जो अगर हम देखें ऑर्गेनाइजेशन जैसे भारतीय किसान यूनियन है
क्या उसका भी इन्फ्लुएंस रहता है, वो भी पॉलिटिकली मोबिलाइज करती है? तो किस तरह से मतलब आप इसे देखते हैं? नहीं, जितने आज के दिन में किसान संगठन है उनका तो पॉलिटिक्स में कोई खास रोल है नहीं, और ना वो कोई ऐसा है कि किसी को इधर से उधर मोड़ दे, ऐसा मुझे किसी किसान संगठन में दिखता नहीं है। ये जरूर है कि किसान संगठनों में कुकुरमुत्ते की तरह बहुत ज़्यादा पैदावार हुई है, और जो किसान संगठन है उसमें से ज़्यादातर किसान संगठन सरकार की दलाली करते हैं। कोई भी ऐसा किसान संगठन नहीं है आज के दिन में जो प्योरली किसानों के हित की बात सोचता हो या करता हो, कोई हो तो आपको नहीं बताना। दूसरी बात, अगर आप बात करते हैं किसान प्रोटेस्ट की, किसान प्रोटेस्ट कोई नई बात नहीं है। अभी हम चर्चा वही कर रहे थे कि वीर गोखला का जो विरोध हुआ था वो भी तो किसान प्रोटेस्ट था, मुगलों के खिलाफ, मुगल राजा के खिलाफ था ना। उसके बाद अंग्रेजों का भी था, जो चौधरी छोटू राम हमेशा उनके साथ लड़ाई करते थे, यही था। इसके बाद कांग्रेस से भी था हमारा, कांग्रेस की रिजिम में ही बाबा महेंद्र सिंह टिकैत आए थे, और क्योंकि किसान देश का परेशान था तभी इतनी बड़ी तादाद में हमने वोट क्लब पे इतने बड़े लोग इकट्ठे हुए थे, और हिम्मत नहीं पड़ी थी सरकार की, क्योंकि सरकार डरती थी, बहुत गुस्से में किसान था। और आज फिर जो है आपने उसके बाद अगर महेंद्र सिंह टिकैत की रैली के बाद अगर आप देखें तो 13 महीने का आंदोलन ये चला मोदी के टाइम पे, और वो मोदी जो किसी भी चीज पे कोई अगर फैसला ले लिया पीछे नहीं हटे। पहला एक ऐसा ये था कि किसान आंदोलन जिसपे उनको 2 कदम पीछे लेने पड़े। तो ये जताता है कि किसानों की ताकत क्या है, लेकिन वो प्योर किसान होने चाहिए, किसानों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज की डेट में किसानों के नाम पर राजनीति ज्यादा हो रही है। जितने संगठन बने हुए हैं वो किसानों के हित में कम और दलाली पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। कई सारे किसान संगठन ऐसे हैं जो नाम के किसान संगठन है और वो सरकार के पिट्ठू हैं, मैं सबको जानता हूँ। मैंने बहुत बारीकी से कवर भी किया है, मैंने मिनिस्ट्री में भी देखा है, सब कुछ देखा है कि किस प्रकार सरकार में कुछ अपने संगठनों को उस आंदोलन में घुसा रखा था, और कई बार कोशिश हुई इस आंदोलन को तोड़ने की, लेकिन वो इतने पीक पे आ गया था कि वो टूटना मुश्किल हो गया सरकार के। सरकार पहले कोशिश कर रही थी कि हम इसको तोड़ लेंगे, लेकिन वो हालात ऐसे बन गए कि जो भी तोड़ने की कोशिश करेगा उसी को तोड़ देंगे किसान, ये हालत हो गई थी, तो इसलिए वो लंबा चला। तो सर ऐसे क्या कारण है कि इसी रीजन में आज तक बड़े बड़े मूवमेंट्स हुए, वॉर हुए? अगर यूपी की हम बात करें तो नहीं, देखिए इस रीजन का फिर हम वही बात करते हैं। इस रीजन में इसलिए है कि ये एक तो पहले आपको माना है प्रकृति ने हमें जो दिया है, ये जो दोआबा है हमारा गंगा और यमुना के जो बीच का एरिया है, ये धरती पर स्वर्ग है। इस आप ये सोचिए कि गंगा और यमुना के बीच में आप रहते हैं, गंगा का पानी हम पीते हैं, ऐसा पूरी दुनिया में कोई आदमी है जिसको उपलब्ध हो कि आप तो खाली पीने की बात करें, बोतल में भर के गंगा जल ले जा रहे हैं, और हम तो नहाना खाना पीना, खेतों की सिंचाई भी गंगा जल से हो रही है। और इसमें क्या होता था कि जो हमारे पिताजी या बुजुर्ग लोग बताते थे कि हर 10 साल में, 5 साल में, 8 साल में बाढ़ आती थी। जो बाढ़ आती थी वो उपजाऊ मिट्टी को लेके आती थी, और हमारे यहाँ हमेशा अच्छी फसलें होती थी। हम संपन्न किसान हैं। ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की बेल्ट है, अगर आप आगरा तक चले जाएंगे, क्योंकि आगरा भी जमुना के किनारे है, तो यहाँ पे पैदावार होती थी। और पहले जो अगर आप देखेंगे, चाहे मुगलों का जमाना हो, अंग्रेजों का जमाना हो, अभी भी हो, आप जब रिकवरी करते हैं भाई, जब आप रिकवरी करेंगे तो किससे करेंगे? जिसके पास कुछ, अगर मेरे से आप टैक्स ले रहे हैं आज, तो मैं 1 लाख सैलरी ले रहा हूँ तो आप टैक्स ले रहे हैं। जो आदमी नौकरी कर ही नहीं रहा, जो 5,000 कमा रहा है, उससे क्या टैक्स लोगे? तो जो किसान संपन्न है, जो किसान अच्छा खासा कमा पा रहे हैं, तो उनसे सरकारें टैक्स लेती रही हैं, उनसे सरकारें जो है लगान वसूलती रही हैं। तो लगान की लड़ाई ये सदा चली है, और कृषि पे ही आधारित चीजें चलती थी। और अभी मैं आजाद भारत की भी अगर बात करूं, ये जो दौर बदला है, ये 90 के बाद ही इसमें बहुत तेजी से क्रांति ये आई है कि पहले कृषि और जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है लगभग बराबर चलते थे। सरकार की दोहरी नीतियों के कारण औद्योगिक
बहुत ऊपर बढ़ गया मामला, और एग्रीकल्चर जो था वो पीछे रह गया। उसका कारण क्या था कि सरकार ने उनको बढ़ावा दिया, सरकार ने उनको पैसा दिया, सरकार ने उनके बड़े बड़े लोन माफ किए। किसान का 1 लाख का लोन माफ नहीं होता, उनका 500 करोड़ का हो जाता है। कि अगर उनकी फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी बिल्डर का कोई प्रोजेक्ट ना बिक रहा हो, तो सरकार उसको पेमेंट दे देती है। क्या सरकार किसान को अगर फसल में कोई दिक्कत हो उसको देती है? हाँ, देने के लिए तो कानून तो बहुत बने हुए हैं। आप उसको आपने किसान क्रेडिट कार्ड बना रखा है, 1-2 लाख रुपए आप साल में देते हैं, फसल पे भी देते हैं, कहने के लिए जीवन बीमा भी है, फसल बीमा भी है, लेकिन वहाँ धरातल पे कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज है, इंडस्ट्री बड़ी है, वो चीजों को संभाल लेती है, किसान संभाल नहीं पाता है, तो इसलिए वो पिछड़ता गया और इंडस्ट्री सेक्टर आगे निकलता गया। आज हालात ये हो गए कि इंडस्ट्री बहुत ऊपर चली गई और किसान बहुत नीचे चला गया, यानी कि कृषि क्षेत्र बहुत नीचे चला गया। अब दोनों का तालमेल नहीं हो पा रहा है। जब तक दोनों का तालमेल नहीं होगा, हालांकि होना तो कृषि को ऊपर चाहिए भाई। आज भी 70% लोग लगभग किसी न किसी नाते खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, वो खेती कर रहे हैं, और जो ये बीच में दलाली भी कर रहे हैं, वो भी तो खेती किसानी कर रहे हैं। तो वो भी तो इस हिसाब से 65 से 70% लोग इन्वॉल्व हैं खेती में, और इंडस्ट्री में 10 से 15% लोग हैं, बाकी उसमें नौकरी करने वाले हम आप जैसे लोग हैं। तो आपको जो 65 या 70% को प्रभावित करते हैं उसको बढ़ावा देना चाहिए, या जो 10-20% है उसको बढ़ावा देना चाहिए। और आज के हालात में हम बात करें क्या हो रहा है, आप इंडस्ट्री में भी चुनिंदा जो इंडस्ट्री वाले हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं, तो उससे क्या देश का भला होगा? उससे जो लोग पिछड़ते जा रहे हैं। और मैं मेरी बात शायद आप ना मानो, गडकरी की तो मान लो। गडकरी जी तो ये कह रहे हैं कि जो कुछ चुनिंदा लोग हैं जो धनपति बनते जा रहे हैं और बाकी लोग पिछड़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी महसूस कर रहे हैं, हम भी महसूस कर रहे हैं, और जनता भी महसूस कर रही है। तो सरकार को इस पॉलिसी पर ध्यान देना पड़ेगा कि कृषि क्षेत्र को कैसे उभारा जाए, क्योंकि कृषि क्षेत्र में करने के लिए बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन करना नहीं चाहते लोग। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि जो हमारे नीति निर्धारक है कृषि के, उनको कृषि के बारे में पता नहीं और नीतियां वही बना रहे बैठ के। इस यहीं पर मैं एक वाक्य भी आपको बता देता हूँ। कृषि भवन में मुझे बुलाया गया, मैंने एक आर्टिकल लिख दिया था। मेरे आर्टिकल खतरनाक होते हैं। मेरे को जॉइंट सेक्रेटरी ने एग्रीकल्चर के बुला लिया। हमारा जो पीआईबी का ऑफिसर होता है उसने कहा कि मलिक साहब आपसे मिलना चाहते हैं जॉइंट सेक्रेटरी साहब, बताइए आपने आर्टिकल लिख दिया, ये इसमें ये है वो है। तो मैंने कहा आपने कुछ एग्रीकल्चर वगैरह का किया हुआ तो नॉलेज है? तो जब आपको एग्रीकल्चर की नॉलेज नहीं है और आप नीति निर्धारण हमारा कर रहे हैं। मेरा वहाँ आर्टिकल जो शुरू हुआ था, किसानों की कोई नीति बन रही थी कि कृषि भवन के वातानुकूलित कमरे में महंगी कुकीज के साथ चाय की चुस्कियां लेते हुए नीति निर्धारकों ने ये फलानी चीजें बनाई। यहाँ से शुरू हुआ था। तो मैंने उसको कहा सर कल आप चाय पिलाइए, तो मैं कल आके आराम से आधा घंटा डिस्कस करता हूँ। हाँ कल आइए आप चाय पिलाइए। तो मैं अपने घर में जो भी हमारे यहाँ था, मेरी माँ बाजरा डालती है ऊपर, बाजरा मैंने ले लिया थोड़ा सा दालें 1-2 पड़ी थी वो ले ली। हमारे यहाँ लोबिया था, सफेद चने थे, काले चने थे, मैंने 5-6 पुड़िया बनाई और दिनों बाद 4 बजे उसके यहाँ पहुँच गया। मैंने उसको कहा कि अगर ये 7 पुड़िया है, अगर आपने इसमें से 4 के नाम बता दिए मैं पास कर दूंगा, और 7 के बता दिए फिर तो एक्सीलेंट। वो 2 के अलावा तीसरा नहीं बता पाया। वो सफेद चना और काला चना, ना उसको बाजरा पता, ना उसको ज्वार पता, ना उसको गेहूं पता, ना उसको मेथी पता, उसको कुछ नहीं पता, और वो किसानों की नीतियां बना रहा है। ये तो दुर्भाग्य हमारा। आप मुझे बताइए कि गन्ने का रेट तय कौन करेंगे? कृषि भवन में बैठ के। गन्ना किसान वहां है, गन्ना किसान कह रहा है कि भाई मेरी लागत इसमें 450 रुपए आ रही है, अब मुझे 500 तो दो। वो कह नहीं ये 350 बन रहा है आपका। तो समोसे वाला अपना समोसा बना रहा है,
इतने का भाई मैदा लेके आया, इतने के आलू लाया, इतने का मेरा जो है तेल फूका, इतने का मेरा ये हुआ, मैं सारा जोड़ के मेरा 8 रुपया खर्च हो गया, मैं 10 रुपए का समोसा बेचूंगा। उसने अपना रेट तय कर दिया। और यहाँ किसान जो रात दिन लग रहा है उसको अपनी फसल का रेट तय करने का भी अधिकार नहीं है। तो भाई क्यों आप किसान के साथ ऐसा कर रहे हो? लेकिन दिखाने के लिए आपने किया कि नहीं हमने तो कोऑपरेटिव बना रखी है, वहां हमने तो किसानों के रणनीतिकार बिठा रखे हैं, जो ये कहेंगे वही हम करेंगे। ये जो 3 कृषि बिल आए थे, इनको लिखने वाला, इनको करने वाले जो क्रांतिकारी लोग हैं वो सब कांग्रेस के टाइम के हैं, वही है। कांग्रेस के टाइम से लगे हुए हैं पुश करने में, जल्दी करो इनको, जल्दी करो। कांग्रेस चली गई, बीजेपी आ गई, थोड़े दिन रुके, फिर आ गए इधर। ये थोड़े किसी के बाप के नहीं, ना बीजेपी के ना कांग्रेस के, इनको तो जनता को खून चूसना है। ये वही लोग हैं। पहली बार इतिहास में किसी देश के प्रधानमंत्री ने, यहाँ मोदी की तारीफ भी करनी पड़ेगी, चाहे भले ही उन्होंने कुछ उसमें वो देखते हुए कोशिश करी हो कि मैं अपने कुछ लोगों का फायदा कर दूं, थी तो गड़बड़ी उसमें, लेकिन पहली बार देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने कृषि बिलों को बदलने की हिम्मत करी है। अगर इसमें आप क्या करते, सारे के सारा गलत थोड़ा ही है, कुछ चीजें गलत है उसमें, हटा दीजिए आप उसको, लेकिन नहीं हो पाए। किसान की किस्मत को बदलने के लिए करना ही पड़ेगा। उसमें 2-3 चीजें गलत थी, अगर आप उनको ठीक कर देते, लंबा विषय है वो, उसको हम जाएंगे, उसमें अगर आप 2-3 चीजें ठीक कर दें, बहुत अच्छे बिल थे, लेकिन करे कौन? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे लोग अपने तत्कालीन फायदे के लिए, तत्कालिक फायदों के लिए, इमीडिएटली फायदे के लिए बड़ा नुकसान दूसरे लोगों का कर देते हैं, जो किसान जैसा वर्ग उसको भुगतता रहता है लंबे समय। तो जैसे हमने बात की कि 70% अगर हमारी पॉपुलेशन बोले तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो 90 तक जिस तरह से एग्रेरियन पॉलिटिक्स हमारी इंडियन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती थी, क्या आपको लगता है ऐसा फ्यूचर में भी वापस से एग्रेरियन पॉलिटिक्स उस तरह से इवोल्व हो सकती है और उसका रोल इतने बड़े लेवल पे हो सकता है? हो सकता नहीं है, 100% होगा और अगले 10 साल में होगा। क्यों होगा? आज हम यहाँ दिल्ली में बैठ के हैं, दूषित खा रहे हैं, दूषित पी रहे हैं, नकली सब चीजें, खाने में कुछ नहीं है। आज की जो युवा पीढ़ी आ रही है, हमारे जो बच्चे आ रहे हैं, उनको ऑर्गेनिक चाहिए। आज फर्जी ऑर्गेनिक नाम का बिक रहा है, ओरिजिनल देना पड़ेगा आपको। और आजकल के जो युवा किसान है, पढ़ा लिखा किसान है, तो सरकारों को भी करना पड़ेगा। अब सरकार का गला पकड़ के सवाल पूछने वाले लोग भी आ रहे हैं। तो आप जब चीजें करेंगे, कृषि क्षेत्र में क्या है भाई, उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं भाई। आज आप थोड़ा फील करिए इस बात को कि मेरे पास मेरी जमीन है, संसाधन है। पहले दिक्कतें क्यों होती थी? कनेक्टिविटी नहीं है रोड की, सीधा फॉर्मूला है किसी भी इंडस्ट्री का, कच्चा माल कहाँ से आएगा, उसका प्रोडक्शन कहाँ होगा, सप्लाई किसको होगा। कच्चा माल आपके खेत में है, प्रोडक्ट आपने बना दिया, ऑनलाइन बेचिए, ऑनलाइन पे लेने वाले बैठे, उन्हें मिल ही नहीं रहा। मैंने 4600 रुपए किलो गाय का देसी घी लिया है 5 साल, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको सिर्फ देसी गाय का खाना है। ढूंढ ढांड के लिया मैंने कहीं से, ऑनलाइन आता था मेरे यहाँ, तो मुझे जरूरत है मैं लूंगा। तो ऐसे कितने लोग हैं जो कहते हैं भाई मुझे तो प्योर खाना चाहिए, तो वो तो लेगा ना किसी भी रेट पे, और आपने उपलब्ध कर रखा अपने पोर्टल पे, वो ले रहा आपसे। तो ये चीज आपको अगले 10 साल में दिख जाएगी, जिस तरह की टेक्नोलॉजी है आजकल के। आज जो जरूरत है, जो हमारे समाज के किसानों के बच्चे हैं, उनको सिर्फ जरूरत है कि वो अपनी जमीन को सुरक्षित कर लें। आपकी जमीन हड़पने के लिए, चाहे आपकी एक्वायर हो रही है, चाहे आपकी सड़कों में जा रही है, चाहे आपकी इंडस्ट्री में जा रही है, चाहे आपकी किसी में जा रही है। भाई अगर आप गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है तो आप कुछ नहीं कर सकते, एक्वायर कर रही, पैसे दे रही है ना वो, तो इतने जितने पैसे आप आए इसकी जमीन दूसरी जगह कर लो। हमारे मूर्ख क्या कर रहे हैं जिनको पता नहीं है, वो जितने तुम्हें 1 करोड़ रुपया मिला जमीन का, चलो एक तो नई गाड़ी निकालो, फिर पक्के घर बनाओ, गाड़ी खत्म 5 साल में, घर की वैल्यू खत्म, 50 साल में घर भी खत्म हो जाता है, जो बचा उसकी दारू पी गए। हुआ क्या? अरे कम से कम 80% तो खर्चा कर लो जमीन पे, 20% अपने एंजॉय कर लो, जरूरत कर लो, जरूरत है आपको तो 20% लगा लो, 80 लाख की जमीन बहुत आ जाएगी,
थोड़ा आगे जाकर कहीं ले लो। तो जमीन का पैसा अगर आप जमीन में नहीं लगाओगे तो बर्बाद होंगे और आपकी पीढ़ियां वही चौकीदारा फैक्ट्रियों में करेंगी। ये दिल्ली में जहां हम बैठे ये सब जमीनें किसानों की थी। जो किसान समझदार थे उन्होंने थोड़ा दूर जाकर जमीन ले ली, जो समझदार नहीं थे वो आज बेचारे बैठे हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि खेती का टाइम आने वाला है। हर चीज का एक पीक होता है, वो जाती है फिर ढलान पे आती है। अब इंडस्ट्री ढलान पे आ रही है, ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन का और ओरिजिनल का जमाना है। आप कोई भी गाड़ी लें, कपड़े लें, कुछ भी सामान लें, एक बार लेंगे, खाना रोज चाहिए भाई। खाना कौन देगा? किसान। टमाटर तो मैं रोज चाहिए उसके लिए, सब्जी में डालने के लिए भाई। आलू की इतनी डिमांड है, दूसरे हमारे जो प्रोडक्ट है उनकी कितनी डिमांड है। हरी मिर्च तो चाहिए रोज, तो लगाओ ना हरी मिर्च। और अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरी तो दूसरी पीढ़ी है भाई। मैं खुद गांव से आया था, अब मेरा बेटा कह रहा है वापस गांव जाना है। वो साला ऑस्ट्रेलिया होके आके सब कुछ करके वो कह रहा गाँव में जाना है और मुझे ऑर्गेनिक खेती करनी है, अब मुझे जमीन की जरूरत ही नहीं है। मैं तो जो नए कंटेनर आते हैं वहां पे आधुनिक खेती करूंगा इजराइल स्टाइल में, बेचूंगा यहाँ। तो अगर बच्चों की इस प्रकार की सोच है तो कृषि तो फिर सबसे ऊपर जाने वाला है। और कृषि था पहले, अगर आप 50 साल पहले की बात करें किसी से, वो एक उसमें आता भी था ना कि कृषि मध्यम वर्ग वो क्या करेगा भाई, पढ़ा लिखा करेगा, कुछ वो तो बनाया तो था, पढ़ा लिखा नो, पता नहीं कुछ खेलोगे कूदोगे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। ये भी था, एक खेती वाला भी था कि खेती मध्यम मान करके कुछ इस टाइप का था। तो उसमें यही बताया गया था खेती सबसे बढ़िया है भाई। हमारे पुराने मतलब मेरे पिताजी के समय तक जब हम बचपन में थे उस दौरान तक ये था कि क्या करोगे भाई, पढ़ कर नौकरी करोगे ना तो अपनी खेती करो, इससे बढ़िया क्या तुम्हें नौकरी करना है। मेरे बड़े भाई को 6ठी क्लास में से मेरे पिताजी ने हटा के खेती में लगाया उसको कि भाई हमारे यहाँ 4 नौकर है, तुम भी तो नौकरी करोगे तो अपनी संभाल लो। तो ये मानसिकता थी, अब बदल गई ये मानसिकता। कुछ दिन के बाद ये मानसिकता वापस आ जाएगी। और आप इमेजिन करिए ना, आप विभिन्न वैरायटी के आम चाहिए आपको, एक आम आपको 50 रुपए किलो मिल रहा है, एक आम 500 रुपए किलो मिल रहा है। अगर 500 किलो वाला आम आपने लगा लिया तो आपका तो हो गया ना वारे के दारे। जमीन आपकी पड़ी भले ही सारी 5 बीघे हो, 5 बीघे छोटी जमीन थोड़ी है। और आज कनेक्टिविटी इतनी शानदार हो गई है भाई। मुझे सारा जीवन गांव में शामली जाने के लिए पानीपत से जाते थे किसी तरह, इधर रोड ही नहीं थी। आज 3 रोड बन गई आपकी। आप मेरठ से जाइए, नया जो देहरादून वाला हाईवे बन रहा है उससे जाइए, बागपत वाली रोड बन गई इससे जाइए, इतनी सारी कनेक्टिविटी। और अब मुझे पानीपत भी नहीं जाना पड़ता, पानीपत बाईपास खटाक से नहीं पहुंचते आप। पहले हमें लगते थे 3 घंटे, अब हमें 40 मिनट लगते हैं। तो ये जो कनेक्टिविटी है इसका भी तो फायदा मिलेगा आपको। तो इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि कृषि तो नंबर 1 पे आना है। मतलब जैसे जैसे कृषि बढ़ेगी तो आपके अनुसार फिर एग्रेरियन पॉलिटिक्स का जिस तरह से 90 तक इन्फ्लुएंस होता था वापस से उस तरह से जाएगा। तो सर जैसे हमने बात करी वेस्टर्न यूपी की शुगर केन बेल्ट की सिग्निफिकेंस, हमने कास्ट एंड रिलीजन पॉलिटिक्स, फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी, शुगर केन पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करी। इनके अलावा क्या आपके अनुसार कोई और फैक्टर भी है जो इस रीजन को भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण बनाता है? या बिल्कुल है जी। हमारा जो अगर हम बात करें सियासत की जी, चाहे आप पुरातन काल की बात करें, मुगलों के समय की, चाहे अंग्रेजों की बात करें जी, ये जो बेल्ट है जी, यहाँ पे संगठित तौर पे जाट समाज रहता था जी, जो मुख्यतः खेती किसानी करता था जी। और सरखा पंचायत भी आप जानते हो जी। सरखा पंचायत जो लोग करते हैं जिनको पंचायत के बारे में जानकारी नहीं है जी, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। सरखा का मतलब होता है सारी जातियाँ उस पंचायत में आती हैं। और हम कभी किसी सरकार के पास, अंग्रेज के पास, मुगलों के पास कभी नहीं जाते थे, अपने फैसले बैठ के खुद हम करते हैं, हम स्ट्रॉन्ग रहे। तो हमसे जो भी राजा रहा है दिल्ली की गद्दी पे हमेशा हमसे डरता था। बाद में इसीलिए आपने अंग्रेजों के टाइम पे इसीलिए बांटने का काम किया, और उसके बाद भी भारत आजाद होने के बाद भी आपने इस प्रकार से हमें डिवाइड किया कि हम इकट्ठे ना हो। क्योंकि अगर हम इकट्ठे होंगे
तो दिल्ली हमसे दूर कभी नहीं रही। हमने जब चाहा दिल्ली को लपेट दिया, सूरजमल को, जवाहर सिंह को याद कर लिया। तो दिल्ली अगर घबराती थी, जो 1857 में दिल्ली घबराई थी, भले ही आप मंगल पांडे कोई बताते रहिए, मुझे नहीं पता मंगल पांडे था भी कि नहीं था, कागज की उत्पत्ति है, लेकिन 1857 की क्रांति अगर कहीं से हुई थी, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाटों ने की थी। इतिहास है, उसको सिर्फ देखने की जरूरत है। 16 और 17 साल की लड़कियां थी, 2, शिवदेई और दूसरी का नाम भी कुछ और था। उन लड़कियां बच गई थी गांव में, वो उनके पूरी परिवार को मार दिया था। 50 लोगों को एक दिन में फांसी अंग्रेजों ने दी थी और बाकी लोग भाग गए थे। इन दोनों लड़कियों ने लखनऊ में जाकर उस अंग्रेज अफसर को मारा था 1857 में। कैसे गई होंगी वो लखनऊ लड़कियां? हम उस कौम से आते भाई, उससे ये लोग घबराते थे। इसलिए इन्होंने हमें डिवाइड किया कि इधर इसमें यूपी में डाल दो, इसको पंजाब बना दो, इसको हरियाणा बना दो, कुछ को राजस्थान में डाल दो। अगर इस जटवाड़े को हम जो बोलते हैं, एक पुष्पेन चौधरी से बात करो, वो लिख रहे हैं कि हम अपना जाट लैंड अलग बनाएंगे। अगर आप सब अलग अलग कर रहे हो, सब अपने जातिवाद की बात कर रहे हो, उसमें तो हम जाटवाद की बात करेंगे और हम जटवाड़ा अपना अलग बनाएंगे, जिसमें पूरा पंजाब होगा, पूरा हरियाणा होगा, पूरा वेस्टर्न यूपी होगा, राजस्थान का भी आधा हिस्सा होगा और पाकिस्तान का भी हिस्सा आ सकता है कुछ, क्योंकि ये जितना कश्मीर वाला ये सारा हिस्सा है, इसमें जाट ही है सब। तो इसका योगदान ये भी है इस पॉलिटिक्स के, बाकी चीजों के अलावा भी। तो ये दमदार एरिया है। ठीक है सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने हमें थोड़ा समय दिया, धन्यवाद।